लास्ट क्लासेस में मैंने जो टॉपिक कराए थे दैट वाज लाइक मैंने आपको इंट्रो दिया था तो जावा एंड एज वेल एज इसके साथ साथ हमने आई थिंक एप्लीकेशंस देखी थी जावा की कि जावा कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। थर्ड हमने यहाँ पर एक और चीज देखी थी, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे थे, जिसके अंदर आप लोगों के पास पहला जो टाइप था वो था लोकल वेरिएबल का, सेकंड को हम बोल सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल, और थर्ड जो था दैट वाज स्टैटिक वेरिएबल्स, राइट। तो इनमें हमने डिफरेंस देखा था, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, तो अभी हम इसी में कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कि चलिए थोड़ा बहुत अब जब हम जावा के बारे में रिवाइज कर ही रहे हैं तो थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री भी देखते हैं। तो देखो, हिस्ट्री ऑफ जावा के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि हु इनिशिएटेड द जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट वाज जेम्स गॉस्लिन। तो इन्होंने इसे जून 1991 में स्टार्ट किया था। लेट मी जस्ट enlarge this also so you can all see this. सो जेम्स गॉस्लिंग ने बेसिकली जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट किया था? जून में स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड जून में जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था 1991 में, बेसिकली ये किसके लिए बन रहा था? सेट टॉप बॉक्स टेक्नोलॉजी के। तो जो सेट टॉप बॉक्स होते टीवीज के, उसके लिए बेसिकली इसको डिजाइन किया गया था। इनिशियली इसका नेम ऑक रखा गया था, लेकिन बाद में देखिए इन्हें पता क्या चला कि ऑक एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्री है, दैट्स व्हाई इन्होंने इसका नाम चेंज किया। तो बहुत सारे नॉमिनेशंस हुए थे लाइक ग्रीन या फिर सिंपल या फिर रीड, तो इन सब में से जावा को रखा गया। फर्स्ट वर्जन जो जावा का मार्केट में आया था दैट वाज इन 1995। 1.0 वर्जन इसका मार्केट में आया था, जिसके अंदर इसमें से बोला गया था कि इस लैंग्वेज को हम वर्क वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज के नाम से जान सकते हैं, बोरा लैंग्वेज बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो क्वालिटीज थी वो इससे पहले की लैंग्वेजेस में नहीं थी। हमने इसके ओवरकम किया था प्रीवियस लैंग्वेजेस के इश्यूज, ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अगर हम इसमें और आगे चलते हैं तो देखो, आप लोगों को सबको पता है कि ओरिजिनली जावा को किसने क्रिएट किया था, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इसको रिलीज किया था मार्केट में? सन माइक्रोसिस्टम, आई थिंक। सन माइक्रोसिस्टम्स। सन माइक्रोसिस्टम रिलीज किया था। उसके बाद सन माइक्रोसिस्टम ने एक बहुत अच्छी चीज और भी की थी कि 2006 नवंबर में ना सन ने क्या किया था, इसका बेसिकली ओपन सोर्स इसको क्रिएट कर दिया था, मतलब इसको ओपन सोर्स बना दिया था लोगों के लिए। तो इन्होंने ओपन सोर्स करना स्टार्ट किया था। ओपन सोर्स करने का मतलब पता है क्या होता है कि आपके इंटरनल जो भी कोडिंग यूज हो रही है लाइब्रेरीज को क्रिएट करने के लिए, क्लासेस को क्रिएट करने के लिए, वो सारी लाइब्रेरीज अब पब्लिकली एक्सपोज हो जाएंगी, कोई भी इसको ओपन करके देख सकता है, बट उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो इन्होंने इसको एक ओपन सोर्स लैंग्वेज बना दिया था। एंड आफ्टर दैट इन्होंने इस प्रोसेस को शुरू किया था नवंबर 2006 में और इसको कंप्लीट किया था मई 2007 में, ओके। तो इस वे में कह सकते हैं कि जावा ने बहुत अच्छे ट्रांजिशंस देखे, जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया था, जावा को एक बहुत ही बेटर लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। अब इसी में इसकी हिस्ट्री में मैं अगर और फर्दर जाती हूँ, लेट मी शो। तो आपको पता होगा जो सबसे मेजर चेंज आया था इसकी हिस्ट्री में दैट वाज कि जावा सन माइक्रोसिस्टम्स के पास थी। बाद में इस लैंग्वेज को किसने एक्वायर कर लिया था? ओरेकल कॉर्पोरेशन। अच्छा, किसी को ये पता है कि ओरेकल ने जब इसको एक्वायर किया था 2010 में एक्वायर किया था, मतलब 2010 में सन माइक्रोसिस्टम ने जावा किसको दे दिया था? ओरेकल कंपनी को। तो ओरेकल ने इसे एक्वायर क्यों किया था? ये रीजन पता है किसी को? एनीवन? भाई ओरेकल अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी थी, व्हाई इट इज लाइक इट रिक्वायर्ड द यूज ऑफ दिस लैंग्वेज?
एनीवन? देखो बेसिकली ओरेकल के बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस भी आते हैं और इसमें डेटाबेसेस भी आते हैं और काफी सारे इसके मतलब फ्रेमवर्क्स भी चलते हैं। जितने भी ओरेकल के डेटाबेसेस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, डिवाइसेस हैं, सभी की इंटरमीडिएट लैंग्वेज जावा है। अब ओरेकल को ये लग रहा था कि सन माइक्रो सिस्टम ने अगर जावा किसी को दे दिया तो हमें तो भाई परचेज करना पड़ेगा, और अभी तक तो जावा फ्री थी। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इस लैंग्वेज को एक्वायर किया सो दैट कि ओरेकल के पास ही जावा के राइट्स रहे, ताकि हम लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। दैट वाइज उन्होंने क्या किया था, इस लैंग्वेज को एक्वायर किया और इसको ओपन सोर्स ही रहने दिया, फ्री रहने दिया, और इसको एक प्रॉपर वेंडर सॉफ्टवेयर भी बना दिया। ओके, और आज तक जावा किसके पास है? ओरेकल कॉर्पोरेशन के पास है। और सन माइक्रो सिस्टम अभी भी इसकी एक सब्सिडरी है, मतलब इसका शेयर होल्डर है अभी। ओके, तो दिस इज हाउ ओरेकल एक्वायर्ड द जावा। तो दिस इज हिस्ट्री ऑफ जावा एक्चुअली। अब अगर हम जावा में इसके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को भी देखते हैं, तो प्लेटफॉर्म्स जावा में बहुत सारे आते हैं। मेनली 4 इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन जो आता है इसको बोलते हैं जावा एसई। ठीक है, तो ज्यादातर एसई जो है, स्टैंडर्ड एडिशन जो है, वो जावा के बेसिक टाइप्स और ऑब्जेक्ट्स को बताता है, जिसके अंदर हम क्लासेस बना सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, जीयूआई का यूज कर सकते हैं, मतलब जो आपका कोर जावा है, इतना प्रोग्रामिंग आपका जावा एसई में आता है। फिर एक आता है जावा का एंटरप्राइज एडिशन। एंटरप्राइज एडिशन के अंदर बेसिकली वो टेक्निक्स ऐड ऑन हो जाती हैं जिसकी हेल्प से हम एक एंटरप्राइज के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली एसई के टॉप लेयर में आता है डबल ई, और ईई जो आता है बेसिकली ये क्या करता है, आपको ज्यादा मल्टी थ्रेडेड, मतलब मल्टी थ्रेडिंग जो आप करते हो, लार्ज स्केल जो आपकी सॉफ्टवेयर क्रिएट होती है जिसमें सिक्योर नेटवर्क्स की जरूरत होती है, इन सब के लिए जावा डबल ई का यूज किया जाता है। थर्ड टाइम पे आता है एमई क्या करता है, ये होता है इसका माइक्रो एडिशन। माइक्रो एडिशन हेल्प करता है जावा को मोबाइल्स के लिए यूज करने के लिए। तो मतलब जो लोग मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं, उसके लिए जावा एमई की जरूरत पड़ती है। आफ्टर दैट आता है जावा एफएक्स। एफएक्स टेक्नोलॉजी वो रिच एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है, जैसे कि आजकल आप स्प्रिंग बूट देखते हो या इसकी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हो, जिससे कि आप बहुत ही रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सको, मतलब वेबसाइट्स को क्रिएट कर सको। तो उसके लिए जावा एफएक्स का यूज भी होता है। ओके, तो अगर आप इसके और ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत डिटेल्स में जाओगे, तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपको जावा एफएक्स स्क्रिप्ट इज अ स्टैटिकली टाइप डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। तो ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज को आपको प्रोड्यूस करने देता है, जिसके अंदर आपको हर चीज पहले से ही मिलती है बनी हुई, बट आपको उसके अंदर लॉजिक सेट करना है। ओके, तो इस तरह से आपके मेनली 4 प्लेटफॉर्म्स है जावा के जो हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा और इसके ब्रेक में जाते हैं। आई थिंक वेरिएबल्स तो पता ही होंगे सबको, डेटा टाइप्स के बारे में तो पता ही होगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास जावा में जब हम प्रिमिटिव टाइप्स की बात करते हैं, जो कि स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा हमारे पास, तो स्टैटिकली टाइप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर सी लैंग्वेज के, सी प्लस प्लस के कुछ वेरिएबल टाइप्स है जिसको इसने इनहेरिट किया था। और इन वेरिएबल टाइप्स को हम क्यों यहाँ पर जो है एक तरह से इनको हम क्लासेस नहीं बोल सकते, इनको हम डेटा टाइप्स बोल सकते हैं, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ द मल्टीपल क्लासेस, तो इनको हम टाइप्स बोलते हैं। तो पहली जो क्लास है वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर हमारे पास क्या डेटा टाइप देती है, कैर देती है। सेकेंड क्लास है इंटीजर, जो कि हमें क्या देती है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। फिर आती है फ्लोटिंग पॉइंट, जो हमें देती है फ्लोट एंड डबल। फिर आती है बूलियन, जो हमें बूलियन टाइप को देती है। अगर आप इसमें और जाते हैं फर्दर, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि भाई थोड़ा सा मैं आपका एक टेस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में, क्योंकि हमने अगर डेटा टाइप्स के बारे में रिवाइज करना है सो यू शुड नो। अच्छा, कैर साइज के अंदर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, इसका साइज कितना होता है? और देख 2 बाइट 2 बाइट्स की 1 बाइट्स? 1 बाइट में 2 बाइट्स 2 बाइट 2 बाइट्स 1 बाइट 2 2 बाइट्स बाइट होता है जावा के, ठीक है। जावा में 1 बाइट होता है। अगर मैं सी की बात करती थी तो सी में होता था 1 बाइट, तो जावा में कितना होता है, 2 बाइट्स होता है। अच्छा, ये रीजन क्या है इसका 1 बाइट और 2 बाइट में, रीजन क्या है कि जावा ने भी सी लैंग्वेज का डेटा टाइप तो लिया, बट उसका साइज क्यों इंक्रीज कर दिया? व्हाट वाज द रीजन? एनीवन? मैम जावा में कैरेक्टर टाइप को स्ट्रिंग में भी चेंज कर देते हैं, इसके कारण शायद
बट कैर वेरिएबल तो कैर में ही रहता है ना, उसको हम स्ट्रिंग में ले जाते हैं, वो तो हम फिर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना देंगे. व्हाट वाज द नीड ऑफ मेकिंग इट फॉर 2 बाइट्स? यस, वेरी गुड अक्षय. तो बेसिकली कह सकते हैं मेनली यही रीजन है कि जावा यूनिकोड का यूज करता है. अब यूनिकोड क्या होता है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज यूनिकोड? मैम UTF-8 यूनिफाइड कोड. ओके, गुड. अच्छा, यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल कोड. वेरी गुड अनिकेत. तो यूनिवर्सल कोड रहता है. तो यूनिवर्सल कोड क्यों यूज किया जावा ने भाई? अच्छा खासा. और सी लैंग्वेज कौन सा कोडिंग यूज करता था? एस्काई कोड. गुड. तो सी लैंग्वेज एस्काई कोड का यूज करता था. और एस्काई कोड के अंदर आप लोगों को पता होगा कि, चलो मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि कभी कोई चीज को समझना हो ना, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री निकालनी पड़ती है. एस्काई कोडिंग स्कीम के अंदर टोटल होते थे 256 बाइट्स. और यूनिकोड में कितने होते हैं, किसी को आइडिया है? 256 बाइट्स का मतलब होता था कैर सेट ऑफ 256. और यूनिकोड में कितनी बाइट्स होती है? सॉरी 256 बाइट्स नहीं बोलेंगे, आई मिस्टेक. 256 कैर्स बोल सकते हैं. और यहाँ पे इसके अंदर हम इसका साइज जो लेते थे वो 1 बाइट आता था. यहाँ पे इसका साइज आता है 2 बाइट. तो 2 बाइट्स के अकॉर्डिंग ये कितनी वैल्यू को सपोर्ट करेगा? 128 नहीं होता, 256 आ जाता है. तो 2 बाइट के अकॉर्डिंग ये कितनी वैल्यूज को सपोर्ट करेगा? हाउ मेनी वैल्यूज? नो आइडिया? ओके, सी 65,535. इसके अंदर जो इसका कैर सपोर्ट है वो यहाँ तक चला जाता है. कैर सपोर्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ ना, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले लेट्स सी एस्काई टेबल. आपको मैं एक बार चेक करा दूँ. तो जो आप लोग एस्काई टेबल पे काम करते थे, तो एस्काई टेबल में टोटल होते थे 255 कैरेक्टर्स. लेकिन एस्काई कोड जो था ना, वो बहुत ही अर्ली टाइम पे बना था, जब सी लैंग्वेज लॉन्च हुआ था उससे भी पहले. और एस्काई टेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो 255 कैरेक्टर्स भी प्रॉपर ऑक्यूपाइड नहीं हुए थे. इसके अंदर जो कैरेक्टर्स ऑक्यूपाइड हुए थे वो थे 1 से लेकर 128 तक, या 130 तक कह लो सपोज. ठीक है, 127 माय मिस्टेक. तो 0 से लेकर 127 तक के कैरेक्टर्स को इसने ऑक्यूपाई किया था. और बेसिकली स्काई करता क्या था, ये यहाँ पे हर एक सीक्वेंस नंबर के ऊपर एक पर्टिकुलर आपके कीबोर्ड कैरेक्टर को सपोर्ट करता. तो जितने टैब्स बटन होते हैं वो सारे भी देख सकते हो आप, वर्टिकल टैब, लाइन फीड, हॉरिजॉन्टल टैब, बैक स्पेस, बेल. तो ये सारे के सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे. सेम वे में अगर मान लो मैं नंबर्स पे जाती थी, जो हमारा नंबरिकल पैड होता है ना कीबोर्ड का, तो इसमें 48 नंबर पे 0 है, 49 पे 1 है, 50 पे 2 है. तो इस तरह से नंबर की वैल्यू सारी. सेम वे में अल्फाबेटिकल वैल्यूज आती थी, कैपिटल से स्मॉल, जो कि 65 से 90 तक और 97 से 122 तक जाता था. ओके, तो दिस वाज योर एस्काई कोड. और इसको सी लैंग्वेज सपोर्ट करता था, क्योंकि देखो इसका जो टोटल कैर सेट था वो 127 तक जा रहा था, 0 से 127 जा रहा था. बाद में एक्सटेंडेड टेबल भी आया था एक्सकाई का, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को डाला गया था, जिससे कि 1 बाइट पूरा कंज्यूम हो जाता था, मतलब 2 बाइट्स का साइज आ जाता था 255 तक. लेकिन ये मेन बेस टेबल था. लेकिन उसके बाद जब जावा मार्केट में आ रहा था, तो जावा थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज था. और जावा को यूज करते वक्त जो इसके डेवलपर्स थे वो ये चाहते थे कि यहाँ पे हम कैर सेट सिर्फ स्काई यूज ना करें, क्योंकि स्काई में बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं. सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कुछ सिंबल्स आ रहे हैं, मतलब पूरे सिंबल्स भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत टाइप के और भी सिंबल्स यूज होते हैं, और लैंग्वेजेस भी बहुत सारी हैं पूरे वर्ल्ड में. तो ऐसे में उनको एक यूनिवर्सल कोड चाहिए था. ठीक है, और यूनिवर्सल कोड को गेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर यूनिकोड के लिए इन्होंने यूनिकोड को डेवलप किया. ठीक है, और जब इन्होंने यूनिकोड को डेवलप किया तो ये चार्ट जब निकल कर आया, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स थे टोटल?
65,533, मतलब 35 टोटल होता है, लेकिन इन्होंने 2 कैरेक्टर्स का स्पेस छोड़ा हुआ है, 533 तक ले रखा है। अब ये करता क्या है, देखो, ये सबसे पहले तो एस्काई को उठाता है। तो जो एस्काई के ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे वो आते हैं 0 से 127 के बीच में। अगर मैं बेसिक लैटिन में जाती हूँ तो जो भी हम एस्काई टेबल देख रहे थे ना, वो सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे आपको, ओके। सेम वे में अगर आपको क्या करना हो, एक्सटेंडेड टेबल देखना है, जो लैटिन वन का सप्लीमेंट बना, मतलब 128 से 255 तक, तो वो ये वाले सिंबल्स थे। तो यू कैन सी, जैसे ट्रेडमार्क का साइन किस नंबर पे आ रहा है, 150, पीएम का साइन जो आपको चाहिए हो कभी तो, ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जहाँ क्वेश्चन मार्क आ रही है उसको प्रिंट नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हर चार्ट को मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप और ज्यादा देखोगे तो इसने बहुत सारी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया था। लाइक देखो, आपको ग्रीक के कैरेक्टर्स चाहिए तो आप 880 से 1023 का रेंज है इसका, तो यहाँ पे आपको ग्रीक लैंग्वेज के सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको हिंदी का चाहिए हो तो हिंदी आते हैं देवनागरी में, तो 23042431, मतलब जो रेंज दे रखी है वो ये दे रखी है, तो यहाँ पे हमारे हिंदी के लेटर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये क्या करता है, यहाँ पर इन सारे कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको अरेबिक, सिरिक, देवनागरी, बंगाली, गुरमुखी, गुजराती, मतलब इंडिया की भी काफी सारी लैंग्वेजेस हैं और वर्ल्ड की भी काफी सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, जैसे म्यांमार की, तिब्बतन, हांगुल, तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलेंगी। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी मिलेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में स्पेशल्स की कैटेगरी भी बना रखी, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, ओके, जिसमें जैसे @ का साइन आ जाता है, आपका डॉलर साइन आ जाता है, तो ये सारी वैल्यूज भी ये सपोर्ट करते हैं। सेम वे में अगर आप इसमें और जाते हो आगे, तो इसके देखिए लास्ट में भी एक और स्पेशल्स करके दे रखा है। तो इसने क्या किया हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट वैल्यूज को, एरेज को, इन सब को भी गेट किया हुआ है। तो मतलब वर्ल्ड के अंदर इसको जितने सिग्नल्स मिले इन्हें सभी को ऐड कर दिया। अब मान लो इतना बड़ा कैरेक्टर सेट है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, अब वो 1 बाइट में तो जाएगी नहीं ना, तो इसके लिए हमें कितना साइज चाहिए था, 2 बाइट्स, क्योंकि 2 बाइट्स का जो भी वेरिएबल बनेगा उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो 65,535 होगी, ओके। सो दिस इज द रीजन वाई जावा ने क्या किया था, कैर वेरिएबल को क्या बनाया, 2 बाइट्स का बनाया। मतलब चीज बहुत छोटी है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी रीजन से जावा हैज 2 बाइट्स कैर वेरिएबल, क्योंकि अगर मुझे इतना बड़ा नंबर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका कैर सेट सपोर्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन ऑफ कैर वेरिएबल। अच्छा, इसके अंदर आपने टाइप कास्टिंग करके देखा सभी ने? यस मैम। टाइप Yes, कास्ट ma'am. करते हैं, तो अगर मान लो मुझे कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना हो, कैसे कराते हैं, आइडिया है सभी को? यूनिकोड नंबर से। मान लो मुझे प्रिंट करना है कैर यूजिंग यूनिकोड नंबर, इज इट पॉसिबल? Yes, ma'am. या इसका उल्टा कराना हो, प्रिंट यूनिकोड नंबर यूजिंग कैर, दोनों में से कुछ भी कराना हो, उसके लिए बस क्या करना है, हमें क्लास बनानी पड़ेगी। मान लो मैंने एक डेमो क्लास बना दी, इसमें हम दे देते हैं इसके अंदर कैर डेमो, और यहाँ पे हम ले लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब मान लो मुझे यहाँ पर इनपुट लेना है कैर में, ताकि मैं कोई भी कैरेक्टर इनपुट कर सकूँ। तो हम पहले को क्या कर लेते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को ले लेंगे, यहाँ पे हम इसे इनपुट में लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, मैसेज ले लेते हैं पहले तो। अगर मान लो हम यहाँ पे यूनिकोड नंबर को इनपुट कराते हैं,
ठीक है, तो कैर वेरिएबल ले लिया और कैर में इनपुट ले लिया एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या कैरेक्टर आ रहा है। अब टाइप कास्ट अगर करना हो इसी चीज को, क्योंकि कैर वैल्यू आ रही है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, मैं यूनिकोड नंबर ले चलो इसको अभी हम कमेंट्स में डालते हैं क्योंकि इस चीज को भी मैं करवाऊंगी। और यहाँ पे हम ले लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट। भाई लेट कमर्स के लिए ना मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे फाइन वाइन। चलिए तो नेक्स्ट इंट ले लेते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर दिस हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। अब मुझे इसका कैर चाहिए तो इसको टाइप कास्ट कर देते हैं कैर में, किसको, ch। ओके, अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड आफ्टर दैट इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ओके, तो इसको रन करके देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो कर सकते हो, बस आपके पास आपके फोल्डर का पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाथ में भूल ही रही हूँ, एक काम करती हूँ ना, यहाँ से ओपन कर लेते हैं फोल्डर का पाथ, ये पाथ था। ओके, अभी ले लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। पहले तो कंपाइल करते हैं, जावा सी और फाइल का नाम था CARDemo.java। अरे बाबा किसका एरर आ गया, नो सुटेबल नोट्स प्रिंटलन स्ट्रिंग, ओके माय मिस्टेक। मैं कह रही हूँ ना, मुझे पाइथन से स्विच करना होता है जावा में और रोज, इसको प्लस लगाते हैं। ओके, तो इसको रन करते हैं, यूनिकोड नंबर बताते हैं, कोई भी एक यूनिकोड नंबर निकालते हैं। लेट्स सपोज, चलो पहले तो खुद से लेके देखते हैं कुछ भी। मान लो मैंने दे दिया 388। तो देखो क्या है ना कि ये कमांड प्रॉम्प्ट है, तो ये सारे कैरेक्टर्स को तो प्रिंट कराएगा, तो क्वेश्चन मार्क दिखा देगा जो कैरेक्टर इसकी रेंज में नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मली ये कैरेक्टर हमें मिल जाता है, अगर आप कभी एडवांस जावा में काम करोगे तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर प्रिंट करके। ओके, तो इसका जो टेबल था ना यूनिकोड वाला, उसमें से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। इफ इट इज अ प्रिंटेबल कैरेक्टर इट विल प्रिंट। अब मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या दिया होता, 120 दिया होता, तो 120 पे क्या आता है, x आता है, तो ये x को शो करना है, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब इसी का उल्टा करना होता, अगर मतलब मुझे क्या करना था, अभी तो मैं यूनिकोड नंबर लेके वैल्यू प्रिंट करा दी, अब मुझे इसी का उल्टा करना था। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था कि एंटर करवाते एक कैरेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हम ये बड़ी लाइन ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी चीज को टाइपकास्ट करते हैं। क्या चीज आ जाएगी, नंबर, कि इसका यूनिकोड नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें इसको टाइपकास्ट किसमें करना है, कैर को गेट कर रहे हैं और उसको मुझे इंट में लेके जाना है। अब देखो क्योंकि ch ऑलरेडी बना हुआ ऊपर वेरिएबल, तो मैं ch1 कर देती हूँ उसको और उसे क्लोज कर देती हूँ। अब मैंने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं, तो एक बार इसको फिर से रन करते हैं। अब यूनिकोड नंबर जो पहले वाला था वो दे देते हैं, देखो 111 पे ओ आ रहा है, स्मॉल वाला। ऐसी कैरेक्टर अगर मांग रहा है तो मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी दे सकती हूँ। तो एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसमें से चेंज करना चाह रही थी कि कोई वैल्यू दी जाए, जिससे कि जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है उसका लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि ये कैरेक्टर को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आ दे दिया मैंने, ठीक है, सो दिस इज माई कैरेक्टर, एंटर किया। अब देखो आ जो था ना उसके लिए तो ये 63 दिखा रहा है, लेकिन ये वैल्यू करेक्ट नहीं है। एक बार फिर से रन करते हैं इसको,
बट ये ना एक्चुअली में आ कैरेक्टर ले नहीं रहा, ये इसकी जगह पे स्पेस ले रहा है, और स्पेस लेने की वजह से ही यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, क्योंकि अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, इनपुट मिसमैच, क्योंकि यहाँ पर ये इस वाली वैल्यू को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट पे है। अगर मान लो मैं इसी चीज को कहीं और रन करती, चलिए मैं एक काम और करती हूँ, मैं क्लिप्स ओपन करती हूँ एंड लेट्स फाइंड इट आउट कि यहाँ पर मैं इसको रन कर पाती नहीं कर पाती। तो यहाँ पे आ जाते हैं, Hello, ma'am. यस I think you have given wrong input. Basically, यस अनिकेत, I think you have given wrong input. I have given a wrong input. Yes. It is asking for Unicode number, not Unicode character. अच्छा अच्छा, हमने वहाँ पे नंबर देना था, इसी चीज के लिए कह रहे हो? Yes, ma'am. माय मिस्टेक। चलो एक काम करते हैं ना, इसका नंबर दे देते हैं, जस्ट सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज नंबर दे देते हैं। नहीं देखो, बेसिकली मुझे यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो टर्म था ना, प्रोग्राम में आते हैं, देखो यहाँ पे मुझे कैरेक्टर एंटर करने के लिए बोला, तो मैं कैरेक्टर ही तो दे रही थी इसको, बट वो कैरेक्टर को ले नहीं पा रहा वहां पर, दैट इज द इशू। ठीक, अभी क्या करते हैं, इसी चीज को ना मैं इसीलिए इक्लिप्स पे लेकर आ रही हूँ, इक्लिप्स पे देखते हैं कि यहाँ पर कैसे वर्क करता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आती हूँ इक्लिप्स के ऊपर, चलो एक क्लास बना देते हैं, इस क्लास का नाम हम रख देते हैं चाइल्ड है। और यहाँ से मैं ये जो वाला जो डेटा था अपना, ये पूरा उठा लेता हूँ। ओके, जो स्कैनर के लिए बोल रहा है। ओके, तो देखो जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, इसको मैं यहाँ पे रन करके देखती हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो पहले तो वो यूनिकोड नंबर मांग रहा है, तो मैंने एक यूनिकोड नंबर दे दिया 455। अब क्योंकि ये स्काई को मतलब यूनिकोड को एक्लिप्स सपोर्ट करता है, तो देखो पहले वहां पे हम यूज कर रहे थे तो क्वेश्चन मार्क दिखा रहा था, यहाँ पे वो कैरेक्टर बता रहा है 455 पे ये वाला कैरेक्टर आ रहा है। अब मैं अगर मान लो यहाँ पे मैं अपना वाला ना कैरेक्टर देती हूँ, माय मिस्टेक, इसको फिर से रन करते हैं। ऐसे देखो अभी ये कैरेक्टर्स को दिखा पा रहा है, मैंने 545 दिया तो 545 के ऊपर बता रहा है कि क्या वैल्यू आएगी। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था ना, मुझे यहाँ पर चाहिए था कि मैं कैरेक्टर बताऊं और कैरेक्टर के बेस पे ये मुझे क्या दिखा दे, उसका यूनिकोड नंबर बताए। तो अगर मैं यहाँ से ये आ वाला जो कैरेक्टर है इसको गेट करती हूँ और पेस्ट करती हूँ और एंटर करती हूँ, तो देखो अभी सेम ही आउटपुट आ रही है, वो कमांड प्रॉम्प्ट सपोर्ट नहीं कर रहा था, दैट इज द इशू कि वो आ को गेट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे ये इसका आईडी क्या बता रहा है 2310, और मैं यहाँ चेक करती हूँ तो यहाँ पर भी आ का आईडी क्या दे रखा है 2310 दे रहा था। ओके, सो दिस वाज द थिंग। क्लियर हुआ अभी सभी को कैसे वर्क करना है इस पे? तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, किसी भी यूनिकोड कैरेक्टर का यूज करके देख सकते हो, टाइपकास्ट करके इस तरीके से, और इसमें आपको आउटपुट मिल जाएगी। ओके, एनी डाउट्स एनीवन? ओके गुड। नो मैम। ठीक है, अभी देखो इसी में ही फर्दर चलते हैं। जैसे अभी तो हमने एक डेटा टाइप को एक्सप्लोर किया थोड़ा सा कि कैसे वर्क कर रहा है। अभी हमने कैर को देखा कि कैर के अंदर हम कितना वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक और वेरिएबल आता है इंट, लेकिन इंटीजर के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि हम इसको स्टार्ट करते हैं बाइट से। एक होता है बाइट, एक होता है शॉर्ट, एक होता है इंट और एक होता है लॉन्ग। इन सबके साइजेस पे अगर जाएं तो बाइट का क्या साइज होता है? 1 byte. 1 बाइट। और 1 बाइट के अकॉर्डिंग ये कितना रेंज का डेटा ले सकता है?
मैम -128 to 127. वेरी गुड। तो -128 टू 127 तक का डेटा ये उठा लेता है। ऐसे ही अगर मैं शॉर्ट लेती हूँ तो शॉर्ट का साइज हो जाता है 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स के अकॉर्डिंग रेंज कितना आता है इसका? मैम 65,534 माइनस में तो 65,534 65,534 माइनस में, यस ठीक है, मैम और यहाँ पे 65,535। तो बेसिकली ये रेंज रहती है इसकी, ठीक है। फटफट अब लेकिन 534 नहीं आती इसकी, 535 या 6 होती है इसकी। यस मैम शायद वो आगे पीछे हो ओके, माय मिस्टेक, 32,000 होता है भाई, 65,000 मैं भी गलती कर गई। एक्चुअली वो Sorry, रेंज होती थी, देखो मैं बताती, तभी तो मुझे गड़बड़ लगा ये वैल्यू कहाँ से आ रही। एक्चुअली वो ये होता था जब हम सी लैंग्वेज में अनसाइन कैरेक्टर्स अनसाइन नंबर्स लेते थे, लेकिन यहाँ पे अनसाइन नंबर्स नहीं होते, यहाँ पर सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, साइन वेरिएबल्स ही होते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज आता है ना इसका, वो 32,000 में आता है। दिस इज द रेंज, 32,768 से लेकर 32,767 तक। तो दिस इज द रेंज, ओके। तो शॉर्ट में अगर हम 2 बाइट्स का वेरिएबल ले रहे हैं तो उसका रेंज ये रहेगा। सेम वे में इंट का जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स। तो 4 बाइट्स के अकॉर्डिंग इसका जो रेंज जाता है वो बहुत ही बड़ा चला जाता है, ठीक है। तो इसका -2 बिलियन से +2 बिलियन तक जाता है। अगर मैं इसका रेंज दिखाऊं आप लोगों को, दिस इज द रेंज फॉर इंट। तो अगर हम इसको यहाँ लेके आते हैं तो दिस इज द रेंज -2,147,000,000 फॉर 83,648 माइनस से ये प्लस में चला जाता है, ओके। तो दिस इज द रेंज फॉर इंट वेरिएबल। सेम में अगर हम यहाँ पर किस में जाते हैं, लॉन्ग में जाते हैं, तो लॉन्ग का साइज हो जाता है 8 बाइट्स का। अब इसका रेंज जो है वो तो और भी बड़ा हो जाएगा, राइट। तो मतलब अगर हम इसके अंदर देखें तो एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको कौन प्रोनाउंस कर सकता है भाई? ये तो 1s 10s 100s हो गया, ये 1000s हो गया, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। उसके बाद क्या होता है ट्रिलियन के बाद? इसके बाद गिनती नहीं आती मुझे, कौन बताएगा ट्रिलियन के बाद कौन आएगा? तो कैसे प्रोनाउंस करोगे? मतलब इतना बड़ा वैल्यू है, इतना कह सकते हो, ठीक है। नेगेटिव क्वाड्रिलियन, हाँ जी, क्वाड्रिलियन। हाँ बेसिकली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस रेंज का वैल्यू, अच्छा मैंने गलत रेंज निकाला, अभी इसको कॉपी नहीं किया। तो दिस इज द रेंज फॉर लॉन्ग वेरिएबल। तो मतलब लॉन्ग में मैं इतना बड़ा नंबर ले सकती हूँ। तो अराउंड ये कितने डिजिट्स का वैल्यू हो जाता है? देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 19 डिजिट्स का वैल्यू इसमें हम ले सकते हैं, अगर मान लो मैं लॉन्ग का वेरिएबल ले रही हूँ, इन शॉर्ट। तो दीज आर ऑल इंट वेरिएबल्स। अब इंट के बाद ना हमारे पास एक और 2 कैटेगरी आती है डेसिमल वैल्यूज के लिए। एक आता है फ्लोट और एक आ जाता है डबल। तो अगर आप लोग फ्लोट और डबल लेते हो तो ये डेसिमल वैल्यूज को तो सपोर्ट करता है। इसके 2 ही टाइप्स होते हैं, एक किस में आता है 4 बाइट्स में, और एक किस में आता है 8 बाइट्स में। अब दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि 4 बाइट्स का वेरिएबल अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो 7 डेसिमल डिजिट्स तक की आती है। 7 डेसिमल डिजिट्स का मतलब समझते हैं आप लोग क्या रहेगा इसके अंदर? पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स ले सकते हैं ऐसा कुछ। अच्छा एक बात और पूछना था, हाउ मेनी डिजिट्स कैन कम इन टोटल? मतलब आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर डेसिमल को अगर मैं प्लस कर दूं, हाउ मेनी मैक्सिमम डिजिट्स आई कैन टेक इन अ फ्लोट वेरिएबल? एनीवन? नो? टोटल आती है इसमें 8 डिजिट्स। ऐसे ही डबल में कितनी आती है वो भी फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी अराउंड हमारे पास 17-18 डिजिट्स आ जाती है। देखो अगर ये चीज पता लगानी है ना, इसका बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ मैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक और प्रोग्राम बना देते हैं, ठीक है। इस क्लास का नाम बना देते हैं क्लास फ्लोट डबल।
और यहाँ पे लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन, अब देखो अगर मान लो मैंने एक फ्लोट का वेरिएबल लिया, f1 कर देते हैं इसको, और मैं यहाँ पर वेरिएबल लेती हूँ 12 डॉट, इसमें मैं नंबर्स ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब ये देखना है कि ये राउंड कैसे करेगा वैल्यूज के, इसको लास्ट में f लगा देना बस, और कोई प्रॉब्लम। फिर लेते हैं डबल, इसमें भी मैं सेम ही नंबर ले रही हूँ, बट इसका रेंज ज़्यादा बड़ा होता है, वो चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज दे दो। नाउ जस्ट सिंपली प्रिंट दीज टू वेरिएबल। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं और डबल को भी प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास f1 और d1 दो वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद इस फाइल को सेव कर दें। अब मैंने दोनों वेरिएबल्स में ना वैल्यू क्या ले ली, थोड़ी सी बड़ी ली है, क्योंकि ये राउंड ऑफ कर देगा ऑटोमेटिकली, जितनी डिजिट की ले सकता है। तो अगर आपको ये चीज कभी निकालनी हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, मिस्टेक, तो देखो यहाँ पर जब मैंने नंबर देखा तो मैंने यहाँ पर 10 डिजिट्स टोटल दी थी इसमें, इफ यू सी 1 डेसिमल के बाद। ठीक है, 10 डिजिट्स दिया था, बट इसने कितना लिया, 2 डिजिट्स पहले तो थी डेसिमल के बाद इसने कितनी लिए, 6 डिजिट्स ली, टोटल कितनी हो गई, 8 डिजिट्स। अब अगर हम ऐसे ही डबल में देखते हैं तो डबल में मैंने 20 डिजिट्स दी थी आफ्टर डेसिमल, ये वाली, क्योंकि 2 टाइम मैंने 1 से लेकर 9 से फिर 0 तक लिया, फिर ऐसे ही सेम आगे भी लिया। बट इसने कितनी वैल्यूज कैरी करी, 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट्स, 15 डिजिट्स उठाई है आफ्टर डेसिमल। इसका मतलब टोटल हो गई 17 डिजिट्स। तो ये कितनी उठा रहा था, 8 डिजिट्स, और ये कितनी उठा रहा है, 17 डिजिट्स। तो फ्लोट और डबल का नंबर मतलब टोटल कितने डिजिट्स कैरी करेगा वो हमें यहाँ से दिख जाता है। अब आप सोचोगे इसमें चेंजेस भी आते हैं। देखो अगर मान लो ये नंबर बड़ा है, थोड़ा इसका बाइनरी जो आ रहा है वो बहुत बड़ा आ रहा है, उस केस का भी डिफरेंस आएगा। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 12 हटाकर 0 लगा दिया, और अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर से कंपाइल करके रन कर रही हूँ। अब यहाँ पर टोटल डिजिट्स कितनी आ रही है आफ्टर डेसिमल, वो कितनी आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 को हटा के इसने राउंड ऑफ करके 9 कर दिया, मतलब टोटल तो ये 8 डिजिट्स उठा रहा है। और यहाँ पे कितनी उठा रहा है, 1 से लेकर 8 तक, मतलब 6 के बाद 7 को इसने राउंड करके 8 कर दिया, तो 80 मतलब 17 डिजिट्स उठा रहा है। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इट कैन कैरी एट मैक्सिमम। लेकिन हर बार इतनी आएंगी वो डिपेंड करेगा कि बिफोर डेसिमल का वैल्यू कितना आ रहा है। अगर आपने वैल्यू थोड़ा सा बड़ा दिया होता, जैसे कि मैंने मान लो 5 दे दिया, अब 5 का बाइनरी ना 2 से बड़ा होता है, क्योंकि 2 का बाइनरी होता है 2 डिजिट्स में, जबकि 5 का होता है 3 डिजिट्स में। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे 5 दिया होता है और उसके बाद में इसको कंपाइल करके रन करता हूँ, तो अभी देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे कितनी है 6 और यहाँ पे हो गई 7, जबकि पहले कितनी उठा रहा था 8 ऊपर वाले में, राइट। और यहाँ पे भी एक डिजिट आपको कमी दिखेगी। तो मतलब अगर ऐसी कोई वैल्यू डेसिमल से पहले आ रही है जिसका बाइनरी बड़ा है, उस केस में आफ्टर डेसिमल की वैल्यूज में इफेक्ट आएगा, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो जाएगी। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट द फ्लोट एंड डबल वेरिएबल्स। क्लियर हुआ इतना? एनीवन कोई डाउट? No, yes, ma'am. ओके गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, फ्लोट एंड डबल वेरिएबल्स थे, जिसको अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। इसके साथ साथ में हमें यहाँ पर एक टाइप और मिलता है विच इज नोन एज बूलियन। बूलियन क्या करता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर, ठीक है, लॉजिकल वैल्यू। तो यहाँ पर लॉजिकल वैल्यू में क्या आ जाता है, या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। ओके, तो अगर आपको कभी भी बूलियन वैल्यू को स्टोर कराना हो तो उसके लिए आप लॉजिकल वैल्यूज के लिए ये यूज करो। फाइन, इतना क्लियर है? तो ये हमारे क्या थे, मेन डेटा टाइप्स थे।
अच्छा देखो, इसी में आप सबसे एक क्वेश्चन और पूछना था। आई थिंक आप सभी ने मेरे को फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि आप लोगों का कोर जावा हो चुका है। कोर जावा में आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया इससे पहले? नो मैम। कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, मैम No, ma'am. बेसिक प्रोजेक्ट्स किए हैं हाँ जी। बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का। ओके गुड। मैम बेसिक तो आपने प्रोजेक्ट्स उसको क्रिएट GUI किए में थे। बनाया था या कमांड प्रॉम्प्ट पे बनाया था? कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड बेस्ड बनाया मैम था? आई यस मैम कमांड बेस्ड नहीं, बेसिकली आई हैव यूज्ड AWT प्रोग्रामिंग। AWT यूज किया था, स्विंग यूज किया था? क्योंकि आप ये AWT तो बहुत कम लोग AWT यूज किया। AWT बहुत हेवी वेट एंड होता स्विंग। है। यूजिंग स्विंग यूज करो। यस मैम स्विंग ओके स्विंग। ठीक है। तो बेसिकली देखो, आप लोगों को ना मैं यहाँ पे अभी इसीलिए पूछ रही हूँ बिकॉज अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, ठीक है, तो आप लोग स्विंग को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके उसमें अच्छे से प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, तो अगर आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको मैं उसमें भी हेल्प कर दूंगी साइड बाय साइड। अगर कोई बनाना चाहता है, रिवाइज करना चाहता है, क्योंकि कोई भी अगर जावा को रिवाइज करना चाहता है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रोजेक्ट बनाओ। अब देखो, जैसे कि ये आपके सामने जो प्रोजेक्ट आ रहा है, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ माइंड, जिसमें मैं स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को कैलकुलेट करती थी। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने किसी भी बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स का लिस्ट आ जाएगा विद देयर आईडीज, एंड आफ्टर दैट मैं उसमें से जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगी लाइक दीज 5 और जनरेट किया अटेंडेंस, तो सिर्फ उन्हीं का नाम आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये पूरे नाम कॉपी हो जाएंगे और मैं अब इस वैल्यू को कहीं पे भी जाकर पेस्ट कर सकती हूँ। बैक करूंगी तो यहाँ पे मैं न्यू बैच क्रिएट कर सकती हूँ, फिनिश कर सकती हूँ, अटेंडेंस ले सकती हूँ या लॉग आउट कर सकती हूँ। लॉग आउट करती हूँ तो देखो अभी ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप एक GUI फॉर्मेट में भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये भी प्रोजेक्ट पूरा स्विंग में बना हुआ है। तो दिस इज काइंड ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके, तो आई विल से कि अगर आपको जावा आती है ना तो उसको यूज करो, क्योंकि जब तक आप एक लैंग्वेज में प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे आप उसको डेप्थ में स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेप्थ में पढ़ना है तो प्रोजेक्ट जरूरी है सबके लिए। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, आई विल हेल्प यू फुल्ली। मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा उसमें। कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बस आप मुझे आइडिया दे दीजिएगा जिससे इसको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। ओके मैम। लोग मैम इतना आई हैव अ प्रॉब्लम इन बैकएंड। प्रॉब्लम है? ओके, तो किस टाइप का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? मैम बैकएंड्स कनेक्टिविटी का इश्यूज आ रहे हैं एंड व्हिच टेक्नोलॉजीज आई शुड यूज फॉर द बेसिकली बैकएंड, प्रोजेक्ट किस में बना हुआ है आपका? मैम जावा स्विंग। नहीं, जावा में आपने स्विंग में बनाया है? यस मैम। एक काम करना, जहाँ पे भी इशू आ रहा है उसका अगर स्क्रीनशॉट और कोड मुझे शेयर कर सकते हो तो कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, आई विल चेक। ओके ओके, एंड अभी जो थोड़े से बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं भाई, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर लेट इन क्लास? 1 घंटे बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो, 7 बजे की क्लास स्टार्ट हो रखी है। व्हाई इज इट हैपनिंग? Next time say I will not allow any student after 7:30. So please be in the class by 7:10 at least. 7:30 में मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन 7:10 मैथ्स क्लास होता है। 7:10 से पहले क्लास ज्वाइन करना है सबने नेक्स्ट टाइम से। ओके, दिस विल नॉट बी अलाउड। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, प्लीज मैसेज मी। चलिए, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब उसका अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कोड भी लेकर उसमें भी चेक करके देख लूंगी आपका। ठीक है, बट क्रिएट अ प्रोजेक्ट एटलीस्ट। अगर प्रोजेक्ट के टॉपिक में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है कि क्या बनाए, तो उसके लिए भी आप मुझे बोल दोगे तो वहां पे भी मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ओके, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है दीपांशु, अपनी जो एक्सेप्शन आई है उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दो। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कोड के लिए भी बोल दूंगी, आप मुझे कोड शेयर कर देना। ठीक है, देयर आई विल प्रूफ इट।
ओके, सो लेट्स मूव नाउ। तो अभी तक हम लोग डेटा टाइप्स को रिवाइज कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि ये मैं उन्हीं को देती हूँ जो नए नए होते हैं जावा में और कोर जावा उनका फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर से मैं आप लोगों को इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जरूर दूंगी, लेकिन उनसे भी पहले आप लोगों को एक और चीज मुझे बतानी थी। हाँ जी, तो बेसिक क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। ओके, आप सबको ऑपरेटर्स पता है सभी को? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर Yes, हम ma'am. ऑपरेटर्स पे आते हैं, यस मैम। ओके, तो पहला ऑपरेटर जो हमने उस दिन भी देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये वाले साइन जो आते हैं आपके, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। सेकंड कैटेगरी के जो ऑपरेटर्स आते हैं वो आपके पास आ जाते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, राइट। अब इंक्रीमेंट में आता है प्लस प्लस का साइन या फिर माइनस माइनस का साइन, राइट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सबको अच्छे से पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है? Increase the value by 1 if we use plus plus, and if we use इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हम बात करें, दिस इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? अगर मान लो मैं किसी भी वेरिएबल के साथ में इसको लगा देती हूँ तो ये इसकी वैल्यू में ऐड कर देगा, +1 कर देगा। मतलब अगर मेरे पास a है और इसके अंदर 10 स्टोर है और मैं इसके बाद लिख देती हूँ a++, तो इसका मतलब क्या होगा? a की वैल्यू 11 हो जाएगी, राइट। +1 हो जाएगा, राइट। अब देखो, इसी में ही हम जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करते हैं ना, तो इसमें एक हम टर्म जोड़ देते हैं, प्री इंक्रीमेंट and post increment. Now who will tell me what is the difference between pre increment and post increment? Anyone? Ma'am, Increment means, yeah. Yes. Rehan, बताइए. And pre-increment means first we have to increase the value, then use it. And in the post increment, we first use the value, then increase it. Then increment. Good. And all of you know about it properly कि pre increment and post increment क्या होता है? yes ma'am। Yes, ma'am. ठीक है, तो आज हम इसको जब रिवाइज कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को इसके, क्योंकि मुझे आप लोगों को साथ के साथ में इंटरव्यू का प्रेप भी करवाना है, तो मैं इसके लिए आपको ना कुछ इक्वेशंस देती हूँ, आप लोग मुझे बताओगे कि उनकी आउटपुट क्या आएगी बाय यूजिंग द प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम गोज विद आई थिंक प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट टू, राइट। कि प्री डिक्रीमेंट में भी पहले वो डिक्रीमेंट करेगा फिर यूज करेगा, और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या करेगा? पहले यूज करेगा फिर बाद में डिक्रीमेंट करेगा। तो सेम वे में हमारे पास ये वाला टर्म भी आता है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अगर हम यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मैं इक्वेशन दे दूँ, लाइक अगर मान लो हमारे पास a में भी 10 है और b में भी 10 है, आफ्टर दैट मैं यहाँ पर अगर क्या लिखती हूँ, c इक्वल्स टू करती हूँ और a++ प्लस b++ प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस b, अगर मैं ये लिख रही हूँ तो इसका क्या आउटपुट आएगा? यस, कैलकुलेट करिए और बताइए। $37. 38। यस, 38। 38, ma'am. 38. ओके। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं 38, कुछ बोल रहे हैं 48। एनीथिंग एल्स? Ma'am, 40. 40। ओके, 40. 49।
मतलब मेरे पास 4 डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। और बताइए, और किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा है? मैम 42। 42। ओके, एंड मतलब सबके आंसर्स इसी में से कुछ ना कुछ आ रहा है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट क्या आती है। ठीक है, तो देखो अगर हम A++ ले रहे थे तो A में पहले तो क्या था, पोस्ट इंक्रीमेंट था। तो पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से A के अंदर ये 10 को ही उठाएगा, लेकिन 10 को इंक्रीज करके 11 भी कर देगा साइड बाय साइड। फिर उसके बाद प्लस हो रहा है, और प्लस के बाद क्या है, B++। सेम गोज विद B कि B में भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये पहले 10 को लेगा और बाद में 10 को क्या कर देगा, इंक्रीज करके 11 कर देगा। फिर आते हैं इसके अगले वैल्यू पे, फिर हो रहा था -A जो कि प्री डिक्रीमेंट था। प्री डिक्रीमेंट होने की वजह से 11 वैल्यू जो आई थी उसको ये वापस 10 कर देगा और फिर यूज करेगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी सेम सिनेरियो था कि पहले प्री डिक्रीमेंट था B में भी, तो इसको भी ये क्या करेगा, पहले 10 करेगा, आफ्टर दैट यहाँ पर किसको यूज करेगा, 10 को यूज करेगा। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्या चीज, 40। ठीक है, इस वे में इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ सबको? तो 38 48 नहीं आ रहा, जिसका 40 था उनका करेक्ट था, बाकी सबका सही नहीं था। तो इसको इस तरह से सॉल्व करोगे आप। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं एक और इक्वेशन निकालती हूँ, लाइक हमने क्या किया, A के अंदर अगेन 10 लिया और B में भी 10 लिया। अब मान लो मैंने C के अंदर क्या ले लिया, इसमें हमने लिया लेट्स सपोज -A प्लस A++ प्लस B प्लस A प्लस सॉरी A नहीं लेते, चलो B ले लेते हैं, B++ या फिर ++B। इसका आउटपुट क्या निकलेगा, कैलकुलेट करके बताओ। ऐसे ना क्वेश्चंस, इक्वेशंस इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं आप लोगों को। मैं इसके बारे में ना अभी तो मैं सिंपल देती हूँ इक्वेशंस, आपको मैं थोड़ी एडवांस इक्वेशंस भी दूंगी, और इंटरनेट पे बहुत फाइल्स मेरे पास अवेलेबल है, मतलब वेबसाइट आई हूँ, वहां से मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। हाँ जी बताओ। 48 38 39 31 और 39 33 39 39 और एनीथिंग एल्स? और किसी का कुछ डिफरेंट आंसर है, कैलकुलेट किया किसी ने? 38 ही आ रहा है। 38 आ रहा है सभी, 38 39 और क्या दिखाया है, यही आ रहा है सभी का, राइट। 40 भी है किसी किसी का। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, क्या इसमें आउटपुट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों के बाद यहाँ पे C था -A विच मीन्स प्री डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे 10 को 9 लेगा और यहाँ पे 9 का यूज करेगा। अब यहाँ पे था A++, तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से ये 9 को ही उठाएगा, लेकिन वापस इसको 10 भी कर देगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, तो B- था, पोस्ट डिक्रीमेंट था, पोस्ट होने की वजह से ये 10 नहीं उठाएगा, लेकिन यहाँ पे जाकर इसको 9 पे कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे था ++B, तो प्री इंक्रीमेंट था, तो मतलब पहले 10 होगा वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे आके क्या करेगा, वैल्यू को 10 ले लेगा। अब अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास आया 10 20 और 18 कितना हो गया आपके पास, 38। तो जैसे इसका 38 आंसर था ना वो करेक्ट है। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन को इस तरीके से आप लोग करोगे। अब इसमें ही मैं कुछ अलग से आपको क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, ठीक है, विच यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो। तो एक दो क्वेश्चन अभी देखेंगे, बाकी आपको मैं एज एन होमवर्क दे दूंगी। अगर आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है आप मुझसे पूछ सकते हो, बाद में भी कल की क्लास में बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंक्रीमेंट के एंड डिक्रीमेंट के MCQs दे रखे हैं, मैं आपको वो निकाल के दे रही हूँ इन जावा। ठीक है, तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, कहीं से भी निकाल सकते हो क्विज।
ये वाली वेबसाइट का देखते हैं क्या दिखा रखा है इसने, क्योंकि एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर बहुत अच्छा क्विज आता था, वो अभी शो नहीं हो रही क्योंकि वो वेबसाइट डाउन हो गई है, अदरवाइज मैं वहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। लाइक देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, उसको मैं थोड़ा इनलार्ज करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो सी ये आपके पास इक्वेशन है, जैसे इसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। यार आप लोग ना ऑफलाइन नहीं होते, मैं लेट आने पे फाइन ले जाती, अच्छी खासी कमाई हो जाती मेरी उसी में। ठीक है, चलिए फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पे। फाइन, तो ए की वैल्यू 11 ली है, बी की 22 है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि ए बी सी की आंसर क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी भाई? हाँ जी, तो कैलकुलेट करो और बताओ क्या आंसर होगा। हाँ जी 103. 103। ओके, तो फर्स्ट आंसर है आपके हिसाब से 103। ठीक है, एनीवन एल्स विद द आंसर? किसी और ने सॉल्व किया? सभी का 103, 101। अच्छा, आपने आंसर दिया है तीनों के लिए, ये भी ले लेते हैं। ओके, ठीक है, गुड। एंड एनीवन एल्स? किसी का डिफरेंट आंसर? 1324 103। ओके, और 101 भी आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, अभी ये वाला जो इक्वेशन आ रहा था ना, इसको हम यहाँ से लेते हैं जरा। यार कौन है जो इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं? मानू बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन लेते हैं। अभी ये वाला इक्वेशन के अंदर हमें ये वैल्यूज दे रखी थी, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो नाउ इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस आंसर, सो ए और बी तो पहले सिंपल लिया हुआ है, लाइक दिस वन एंड दिस वन, राइट। अब अगर मान लो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लाइक आपने दिया a प्लस प्लस, अब पोस्ट इंक्रीमेंट था, पोस्ट इंक्रीमेंट में अगेन वही सिनेरियो है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू को उठाएगा और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर देगा। सेम गोज विद हियर, ठीक है। तो b प्लस प्लस पे आते हैं, तो b की भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो b की वैल्यू थी 22, तो 22 को यहाँ पे पिकअप करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, 23 को इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस ए लेंगे, तो प्लस प्लस ए के अकॉर्डिंग मतलब प्री इंक्रीमेंट है, तो 12 की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करेगा एंड आफ्टर दैट इट विल टेक इट टू ऐड, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस प्लस बी आ रहा है, तो प्लस प्लस बी का मतलब हो गया कि पहले इंक्रीमेंट बाद में इसको ऐड करेगा। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लेट्स सी द आंसर, जैसे कि 11 और 11 22 हो गया, और यहाँ पे 22 22 44 हो गया, तो 44 और 22 कितना हो गया, 66 आ गया। फिर आ गया इसमें 76 79, और 79 में 24 ऐड कर दो, 103, राइट। तो इसका आंसर है 103, बी की वैल्यू 24, ए की वैल्यू 30। तो जिसने आंसर ये वाला दिया था उनका करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे। यस काजल, काजल रेज योर हैंड। यस मैम, एक डाउट है लेकिन वो मैं एंड में पूछ लूँगी आपसे, अभी इससे रिलेटेड नहीं है। इसी से रिलेटेड है? नहीं मैम। ओके, कोई बात नहीं, कोई याद से पूछ लेना, भूल मत जाना। ओके।
ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट की और डिक्रीमेंट की वैल्यू के इक्वेशंस को करोगे। अब ये वाला जो मैं आपको वेब पेज दिखा रही हूँ ना, इसी के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसी टाइप के। आप लोगों को करना ये है, और इवन देखो आपके पास ये वाला जो टेबल दे रखा है, इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट आई रियली वांट इज कि आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस को एज एन होमवर्क ले लो आज, और कल तक इसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग मुझे वो कल क्लास में भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अराउंड 21 क्वेश्चन है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपने आप से, ठीक है। और फिर आपको अगर कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। फाइन, तो मैं Can you share the link in WhatsApp? यस, आई एम शेयरिंग इट इन द व्हाट्सएप, तो वहाँ पे आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक को शेयर कर दिया है। आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको मैं इस तरह से ना क्वेश्चंस देती रहूंगी, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड अगर आप साथ के साथ में इंटरव्यू प्रेप कर रहे हो। क्योंकि देखो, मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में, अगर कल को आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो जावा के, तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वो पर्सन कोर से ही पूछेगा। तो कोर जो आपका है वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रैक्टिकली, तो ऐसे ही आपको मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस और भी देती रहूंगी, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ओके, चलिए, तो फिलहाल गो फर्दर। तो ये थे आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जिसके बारे में अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे। अब इसके बाद में आपके पास में और भी काफी सारे ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें से हमारे पास और क्या आ जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक आपके पास आ जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट। और ऐसे ही इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, या नॉट इक्वल्स आ जाता है। सो ऑल ऑफ दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। सेम वे में अगर आप लोग क्या करते हो यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, ये लॉजिकल नहीं थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। अगर आप इसी में ही लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखते हो, ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से थे आपके, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। अच्छा, एंड और नॉट का डिफरेंस पता है सभी को, क्या होता है? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या डिफरेंस होता है एंड ऑपरेटर और Ma'am, नॉट? किसी की yes, ma'am. In AND operator, both are two conditions are true. एंड And और ऑपरेटर? or operator, any one condition can be true. यस, गुड वन। तो अगर मान लो हम एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो बेसिकली एंड क्या कहता है, ऑल ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू, और ऑपरेटर क्या कहेगा, एनी ऑफ द कंडीशन कैन बी ट्रू। अगर 10 कंडीशंस दी हैं, 10 में से 1 ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, तो भी और ऑपरेटर जो है वो क्या आंसर देगा, ट्रू दे देगा। और नॉट क्या करेगा, इनवर्स। कंडीशन फॉल्स होगी तब वो ट्रू, मतलब जो भी आंसर आएगा लॉजिकल, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, एंड फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, राइट। तो ये टास्क होता है किसका, नॉट ऑपरेटर। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, इसी में ही नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ऑल ऑफ यू, डू यू नो अबाउट इट? यस मैम। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? मैम कंडीशन चेक करता है एक ही लाइन में। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सेकंड वाला स्टेटमेंट। गुड। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक पहले तो कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन को चेक करने के बाद अगर आप कुछ मतलब यहाँ पे ऑपरेशन कराना चाहते हो, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, तो ऐसे में आप यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट दे सकते हो। और अगर आपको कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ काम कराना है, तो फॉल्स स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ये ना बहुत ज्यादा यूजफुल ऑपरेटर है। नॉर्मली लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन कई बार जब आप लोग आगे चल के शॉर्ट इक्वेशंस पे काम करना चाहोगे, आपको इफ नहीं लगाना है, आप चाहते हो सिंगल लाइन में काम हो जाए, तो ऐसे में ये ऑपरेटर बहुत काम आएगा। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं विच आई रियली वांट कि आप लोग एक बार ट्राई जरूर करो, ठीक है।
तो वो मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को ऑपरेटर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा ना, दैट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड, क्योंकि अभी हम कोर जावा से रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जा रही, क्योंकि आई नो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, तो डोंट वेस्ट टाइम इन दिस। और मुझे भी अनुदीप से थोड़ा कम टाइम मिल रहा है कोर जावा रिवाइज करने के लिए, दैट इज ऑल्सो द रीजन। ठीक है, तो एक काम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको डेटा टाइप्स दे देती हूँ। सॉरी, ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है, लाइक अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी पता ही होंगे आपको, प्लस माइनस, तो प्लस इक्वल माइनस इक्वल वगैरह। ठीक है, एंड साथ में आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, टर्नरी ऑपरेटर है। अब टर्नरी ऑपरेटर जब मैं कराती थी ना, बेसिकली मैं यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन सिर्फ टर्नरी से सॉल्व करने के लिए आपको दूंगी, बट आई रियली वांट कि आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसका यूज बहुत होता है एडवांस जावा में और स्प्रिंग में भी, इसलिए ये चीज प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। तो अगर आप लोग देखते हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर एन एयर इज लीक और नॉट। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग ओनली टर्नरी ऑपरेटर, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इफ कंडीशन, देन हाउ इज इट पॉसिबल यूजिंग दिस कंडीशन? कर सकते हैं इसको? यस मैम। ओके, सो आप लोगों को काम क्या करना है, अभी आप ये वाला कोड लिखोगे, और कोड लिखकर फिर आप लोग मुझे अपना या तो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ठीक है, डू इट नाउ। आई एम गिविंग यू 10 minutes टू राइट दिस कोड। राइट दिस कोड फर्स्ट एंड देन लेट यू। इसमें से सारे क्वेश्चंस करने, कुछ अभी करेंगे, कुछ आपको मैं दे दूंगी करने के लिए एज एन होमवर्क, तो आप बाद में कर सकते हैं आराम से। ओके, सो राइट दिस क्वेश्चन प्रोग्राम फर्स्ट। क्वेश्चन को आई एम शेयरिंग ऑल्सो इन द चैट बॉक्स। ओके, सो यू गाइस हैव 10 minutes। अभी 18 हो रहे हैं, 8:18 हो रहे हैं, 8:30 तक ट्राई करो किसी कंप्लीट कर लो उससे पहले। मैम प्रोग्राम वाला स्क्रीन ऑन कर दीजिए प्लीज। यस काजल, यू वर सेलिंग मी समथिंग। मैम प्रोग्राम वाली स्क्रीन ऑन कर दीजिए प्लीज। Actually, your voice is not clear. Please write in the mail chat box.
Prabha, you can share your screen. Prabha, it is already allowed. You can share your screen now. Okay, Kajal, I'm also doing this. All right. Please share your WhatsApp, then it's okay. Ma'am, I send it in your WhatsApp. I'm checking there also. चंद्रिका, आपको ये प्रोग्राम जो है वो इफ कंडीशन से कर दिया है. मैंने आपको बोला था कि आपको टर्नरी का यूज करना है, इफ का यूज नहीं करना है. ओके, सो डू इट अगेन. नीलम, आपका प्रोग्राम भी इफ कंडीशन से आ रहा है यहाँ पे. मैंने टर्नरी ऑपरेटर से कहा है करने के लिए इसको. प्लीज डू इट प्रॉपरली.
So many students have shared the program, and some of them are not doing it with the ternary operator, which I gave. So please do it properly. Okay. All right. Good. So all right. So I have received many programs from all of you, and most of the students had done it properly, so no problem with that. Okay. Good. All right, everyone. So अब लोगों को जो मैंने प्रोग्राम दिए थे, ठीक है, तो आप लोगों को जो ये कोड करना था, एक बार मैं आप लोगों को ये कोड खुद से भी बना कर दिखा देती हूँ कि इसको आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। अगर बाई सपोज किसी को नहीं आता है समझ में, या किसी का नहीं हुआ है, वो भी चेक कर सकते हैं। यस, आई थिंक जो आपने एरर शो किया मुझे, किसने एरर शेयर किया? प्लीज अनुराग ने। अनुराग, आपका जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इसको इंट में सेव करा रहे हो, जबकि आउटपुट स्ट्रिंग में जाएगा। अगर आप वेरिएबल का टाइप चेंज कर दो, इंट की जगह स्ट्रिंग कर दोगे तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके। ओके, गॉट इट। गुड आयुषी, आपका प्रोग्राम भी मिल गया मुझे। ओके, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो देखो, अगर आप लोगों ने जैसे ये प्रोग्राम बनाया ही है, इसको हम यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, इस प्रोग्राम के अंदर हम अगेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसी में ही आगे आ जाते हैं। अच्छा देखो, अगर मान लो मुझे यहाँ पर स्कैन करानी है वैल्यू, सो दैट कि हम इसको यूज कर सके। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ईयर की वैल्यू को इनपुट करा लेंगे यूजर से कि ईयर के अंदर क्या जा रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल वर्क विद अदर। तो आप यहाँ पे यूजर से सबसे पहले क्या कर सकते हो, ईयर की वैल्यू को इनपुट करा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसके अंदर नेक्स्ट इंट करके वेरिएबल ले लेंगे। जब वेरिएबल आ जाएगा तो आप इसको दो तरीके से कर सकते थे कि एक पहला तो कि भी रिजल्ट को आप किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवा लो और उसके बाद प्रिंट करा दो, या तो आप सीधा ही इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। ओके, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो अब आपको यहाँ पर अगर ईयर का जो लॉजिक है वो लगाना है, लीप ईयर का, तो वो क्या रहता था कि आप लोगों को पहले तो ईयर का मॉड्यूलस निकालना है, इसके साथ में 4 के साथ। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ रही है एंड ईयर की वैल्यू अगर हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं 100 से, और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, इक्वल्स टू 0 आ रही है, तो पहली चीज तो इसको चेक करना था
और इसके साथ में इसमें हम और लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि अगर ईयर की वैल्यू, अगर हम क्या लगाते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं 400 से, इफ इट इज इक्वल्स टू 0 ऑल्सो, सो इन दैट केस ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी और इसको हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट्स सपोज मुझे लिखना था लीप ईयर। Excuse me, ma'am. ये साथ Here modulus 100 is not equal to 0. ओके माय मिस्टेक, इक्वल्स टू लगा दिया मैंने, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसको प्रिंट कराओगे नॉट लीप ईयर। तो इस तरीके से आप लोग इसका आउटपुट पहले तो जनरेट कराओगे एंड आफ्टर दैट आप इसको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उठा के प्रिंटलन में डाल दोगे तो भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट करा दोगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें लीप ईयर को चेक कर रहे थे ना, अब इसका नाम ले लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं यहाँ। ओके एंड आफ्टर दैट अगर मुझे इसको रन कराना है तो इसको रन करते हैं। अब अगर मान लो मैंने 2000 दिया तो 2000 को क्या बता रहा है, लीप ईयर बता रहा है। अच्छा अगर मान लो मैंने 1600 दिया होता तो उसको भी क्या बता रहा है, लीप ईयर बता रहा है। अच्छा अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ईयर दे देते हैं कोई ऐसा ईयर देते हैं लाइक 1800 दे देते हैं, तो 1800 क्या था, नॉट लीप। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लीप या नॉट लीप का आंसर मिल जाएगा जिसको आप लोग चेक कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगों को ना मैं एक काम और करने के लिए दूंगी कि आप लोग क्या करने वाले हो, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू क्रिएट ऑल दीज प्रोग्राम्स। तो इसी का एक प्रोग्राम और है, इसको भी करते हैं। अब मान लो आपको क्या किया करने के लिए दे रही हूँ मैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर किसी के इनपुट करवानी है। सबसे पहले तो सैलरी और एक बोनस, दो चीजें इनपुट करानी है, ठीक है। और दोनों चीजें इनपुट करने के बाद आपको करना ये है कि अगर पर्सन की यहाँ पर जो बेसिकली कह लो कि एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस और सैलरी दो चीजें आएंगी। अगर एक्सपीरियंस ग्रेटर देन है 20 इयर्स तो 20% बोनस मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन लेस देन 20 इयर्स देन 10% बोनस आएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नाउ, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड शेयर द कोड आल्सो। यस शिवानी। Ma'am, can't we put the print statement directly in the statement in the place of true and false? Yes, we can do it also. उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो वैसे। Ma'am, I have done it, but it's not correct. Not working there. Actually, the problem is ना कि ईयर यहाँ पे कई जगहों पर आ रहा है। अगर एक ही बार आ रहा होता ना फिर लेना नहीं पड़ता, क्योंकि देखो अगर मैं बार बार लूंगी तो वो अलग अलग ईयर्स लेता, दैट इज द इशू, ठीक है। तो अगर वन टाइम ही लेना होता है ना किसी जगह पे तो आप उस केस में इसको कर सकते हो। अगर वैसा करके देखना है तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं। मैं इस फंक्शन को ना स्टैटिक ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं चेक लीप, और इसमें मैं ईयर की वैल्यू को इनपुट करा दूँ। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, वॉइड मतलब मैं इनपुट की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि हमने जहाँ पे प्रिंट करवाया ना, where we put the true and false condition. So can't we write the system.out.println and just write it is a leap year, and if it is false then it just print out system.out.println not a leap year in place of this string. यहाँ पर वो चीज नहीं जाएगी। अगर आप ये करना चाहते हो कि लेट्स सपोज आपको यहाँ पर आउटपुट को गेट कराना है, देखो मैं एक चीज करके दिखा रही हूँ आपको। इसी चीज को आप एक और तरीके से भी कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे बस ये लिखूंगी अब रिटर्न, और रिटर्न में मैं ईयर को चेक करा देती हूँ। तो ये वाला जो आउटपुट था इसे मैं डायरेक्ट यहाँ ले लूँगी।
इसी प्रोग्राम को दूसरे तरीके से कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली गुड। तो यहाँ पे आप रिटर्न में ये चीज देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बस करना क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या था, चेक लीप। चेक लीप में आ जाओ। ऐसे केस में ना आपको ईयर वेरिएबल की जरूरत ही नहीं, आप क्या करोगे, सीधा ही sc.nextInt को इस फंक्शन के अंदर कॉल करो। ऐसे भी पॉसिबल था, और फिर रिजल्ट को प्रिंट करो। अगर इसको भी छोटा करना है तो इसका एक तरीका और है कि आप लोग क्या करोगे, चलो पहले मैं इसको कॉपी करती हूँ। और यहाँ पे ले लेते हैं अगेन, और अब इसके अंदर मैं इसको भी और शॉर्ट करना चाहती हूँ, तो इसका एक तरीका और भी है, और वो क्या है कि आप लोग इसको ऐसे ना लेकर सीधा रिजल्ट के अंदर println में ही डाल दें। तो ऐसे ना लेकर ऐसे भी ले सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इंट को यहीं पर लेंगे और साथ के साथ फंक्शन के अंदर इसको सेंड कर देंगे, और फंक्शन में इसको चेक करेंगे, रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे भी मैंने कहीं पे स्टोर नहीं कराया वैल्यू को, सीधा जो भी आंसर आ रहा था उसको रिटर्न कराया, और रिटर्न होकर जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट println में प्रिंट हो जाएगी। नो वेरिएबल्स आर यूज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो सकता है। इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो कि रिजल्ट को गेट कर लो पहले फंक्शन को कॉल करके, और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। तो दिस इज द थिंग। तो काजल यही चीज थी आपकी या फिर डिफरेंट थी? गाइस ये वाला प्रोग्राम समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ जी, जब आप सोचोगे मैम ने TPR का सिंपल सा प्रोग्राम था, फंक्शन बना के क्या कर दिया इसके अंदर, लेकिन मेनली ये क्या है, शॉर्टकट है। मतलब यूजुअली जब हम कोड राइट करते हैं तो हमें उसके एफिशिएंसी पे ध्यान देना होता है, और एफिशिएंसी तभी आती है जब लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे और प्रोग्राम ज़्यादा फास्ट होगा। ऐसे केसेस में आप लोग क्या करते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो कि फंक्शन को जब कॉल कर रहे हो, अगर आपको इस ईयर वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन में पास करो, और फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जो आएगा उसको आपको अगर स्टोर करना है तो स्टोर करो, प्रिंट करना है तो डायरेक्ट प्रिंट करो। तो ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द वे। तो आपको क्या करना है, व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम ना, तो आप लोग एफिशिएंसी पे ओनली फोकस करोगे कि प्रोग्राम एफिशिएंट होना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए सेकंड नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम था, आपको मैंने जो बोनस वाला दिया, एक स्टूडेंट ने शेयर भी कर दिया, गुड वन। ठीक है, तो लेट्स सी कितना ही क्या है। ओके नाइस, ठीक किया आपने प्रोग्राम। इसका था ये सार्थक। ओके गुड। चलिए बाकी लोग भी सेकंड वाला जो प्रोग्राम मैंने दिया है उसको करिए, अगर किसी को कोई डाउट आता है लेट मी नो। मैम प्रोग्राम क्या था, एक बार रिपीट कर सकती हैं क्या? अनुराग, यू वर सेइंग समथिंग? यस मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं क्या? यस, क्वेश्चन मैंने चैट बॉक्स में दिया, मैं इसको पिन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चंद्रिका जितने प्रोग्राम्स दिए हैं सारे के सारे टर्नरी से करने हैं, इफ कंडीशन यूज नहीं करनी इसमें। ओके
ओके एवरीवन, अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, ऑलमोस्ट सभी के प्रोग्राम्स ठीक है, गुड वन। आई थिंक सभी ने प्रोग्राम सबमिट कर दिया, कुछ स्टूडेंट्स का नहीं आया, ऑलमोस्ट सभी का आ चुका है। ठीक है, अच्छा गाइस, आप लोगों को जो मैं प्रोग्राम्स दे रही हूँ ना, मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगी, जो भी मैंने प्रोग्राम्स आपको दिखाए थे, दैट ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट। वन मोर थिंग कि आप लोगों को ना, जैसे अभी तो हम बार बार व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं प्रोग्राम्स, व्हाट्सएप पे तो हम रखेंगे ही, लेकिन आप लोगों को एक और काम करना होगा। आप लोगों को गिटहब के ऊपर अपना एक आईडी क्रिएट करना है। गिटहब आईडी किस किस के पास है, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, सभी का बना हुआ है, अच्छा ठीक है, गुड। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स जैसे हैं जिनका आई थिंक गिटहब आईडी नहीं है अभी, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपना एक गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना है। गिटहब पे अकाउंट जब क्रिएट करोगे तो गिटहब के ऊपर आप लोगों को अपना जावा का एक अलग से फोल्डर क्रिएट करना है। आज से आपको जो भी असाइनमेंट्स मिलेंगे, चाहे एलएमएस वाले असाइनमेंट आएंगे या फिर मैं जो आपको अलग से प्रोग्राम्स दूंगी, सभी प्रोग्राम्स को आपको क्या करना है, गिटहब पे अपलोड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक अलग फोल्डर क्रिएट करोगे गिटहब के ऊपर और वहां पे आप लोग अपलोड करोगे। अगर किसी का गिटहब अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आज आप उसको क्रिएट करो और क्रिएट करके वहां पे फिर आप उसके अंदर अपनी फाइल्स को अपलोड करो। ओके, तो कल मैं आप लोगों को एक शीट शेयर कर दूंगी जिसमें आप लोग अपना गिटहब का लिंक मुझे शेयर करोगे, जहाँ पे भी जो भी आपका इसका फोल्डर है। कैसे करना है, अगर लेट्स सपोज किसी को आइडिया नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट है, तो इन दैट केस आपको मैं एक बार आइडिया दे देती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। क्योंकि कल को अगर हमारे अनुदीप में लेट्स सपोज मेरे भी सुपीरियर्स हैं, लेट्स सपोज वो आपके प्रोग्राम को चेक करना चाहते हैं, आपकी प्रोग्रेस को चेक करना चाहते हैं, सो इन दैट केस दे विल चेक योर गिटहब। तो आप लोगों का रेगुलर टास्क वहाँ पे अपडेट होना चाहिए, ओके, सो दैट दे कैन सी कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको अगर कोई नीड आती है प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, वो भी आपको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फाइन। तो एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पे आते हैं सिंपल और गिटहब पे चलते हैं। यहाँ पे तो पहला तो आप लोगों का गिटहब लॉग होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, गिटहब अगर किसी ने अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ है तो साइन अप करके गिटहब अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर दैट जब आपका एक बार गिटहब अकाउंट आ जाता है, ठीक है, तो गिटहब अकाउंट के ऊपर लॉगिन करोगे। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने गिटहब अकाउंट पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ना आप यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी को क्रिएट करोगे। न्यू रिपोजिटरी के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे न्यू वाले आइकन पे क्लिक करना है। न्यू रिपोजिटरी के लिए रिपोजिटरी का जो नेम है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। लेट्स सपोज आपका जो कोर्स चल रहा है एजेपी, ओके, तो एजेपी के अंदर आप रिपोजिटरी को अपना क्रिएट करोगे। इसको पब्लिक रखना है, प्राइवेट मत बनाना। ठीक है,
और इसके बाद आप चाहो तो इसमें और ऑप्शंस ले सकते हो, लाइसेंस वगैरह आपको देना है या कुछ करना है, दैट यू कैन चूज। ठीक है, फिलहाल के लिए आप एक सिंपल रिपोजिटरी को क्रिएट करोगे। ठीक है, तो जब आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी तो इस रिपोजिटरी में आप लोग अपने असाइनमेंट्स को भी अपलोड करोगे। अब असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए मान लो अभी जो हम एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो हमारे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में जाएगा। ठीक है, कल को अगर आप LMS पे जैसे हम काम करेंगे तो LMS के असाइनमेंट्स आएंगे, तो उसमें जो भी उसके अंदर डे नंबर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी एक्सरसाइज इसमें करोगे और यहाँ पे सबमिट करोगे। कैसे करना है इसको यहाँ पर वो देख सकते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, फर्स्ट टाइमर हो, आपको इसमें फोल्डर क्रिएट करना नहीं आता है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू फाइल। आप इस ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आप अपनी जब फाइल का नाम देते हो तो मान लो मैं यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम भी दे सकती हूँ। तो फोल्डर का नाम कैसे देना है वो एक बार देख लेते हैं। फोल्डर के नाम के लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको जो दे दी हूँ, जैसे कि अभी जो हमने काम किया है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नाम ले लेते हैं और उसके बाद ना आप स्लैश लगा दो। जैसे ही आप स्लैश लगाओगे ये क्या बन जाएगी, अब एक फोल्डर क्रिएट हो गई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम से, और अब आगे आपकी फाइल आएगी। अभी के लिए यहाँ पर एक सिंपल थी, कोई भी एक नाम हम फाइल बना देते हैं डेमो करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम आएंगे तो हमें फाइल देना पड़ेगा, तो चाहे आप इसको एज अ टेक्स्ट फाइल बना दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल बी सबमिटेड इन दिस फोल्डर। ओके, तो यहाँ पे आप इसके चेंजेस को कमिट कर दो एंड जस्ट कमिट चेंजेस। तो अब आपके वो देखो यहाँ पे जो रिपोजिटरी थी वो AJP क्रिएट हो गई और हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके, और इसमें हमारी फर्स्ट फाइल आ रही है। अब कल को अगर मुझे यहाँ पे कोई भी नई फाइल ऐड करनी है इस वाली फोल्डर के अंदर, तो आप इसको कैसे लोगे वो भी एक बार देखते हैं। देखो, अगर मान लो मैं अपने इसके होम पेज पे आ जाती, तो जब आप लोग लॉगिन करते हो और फर्स्ट टाइम आते हो तो यहाँ पे आपका क्या आता है, फर्स्ट पेज आ जाता है जो आपका होम पेज होता है। मान लो मैं यहाँ से इसको लाती हूँ, इस तरीके से आपके पास फर्स्ट पेज आएगा। मान लो मैंने कल फोल्डर क्रिएट किया था और आज मैं इस AJP वाले फोल्डर को रिपोजिटरी को चेक करती हूँ, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आज कुछ नए प्रोग्राम्स को सबमिट करना है। हाउ कैन वी डू दैट? यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन मिलेगा आपको, क्रिएट न्यू फाइल भी कर सकते हो, अपलोड फाइल्स का ऑप्शन भी आता है। अब अपलोड जब करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जाएगी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में चले जाओ। मान लो आपको यहाँ से कोई पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करना है, लेट मी ओपन दिस वन। तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइल्स आ रही थी, जैसे कि अभी हमने कुछ फाइल्स को क्रिएट किया था, राइट, तो मुझे यहाँ से अपनी कुछ फाइल्स को अपने गिटहब रिपोजिटरी में क्या करना था, अपलोड करना, लाइक दिस। तो मैं सारी जावा फाइल्स उठा रही हूँ, क्लास फाइल नहीं दे रही, तो मुझे ये सारी फाइल्स अपलोड करनी है। तो आपको बस क्या करना है, या तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं ड्रैग ड्रॉप कर लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं 7 फाइल्स है, 7 की 7 फाइल्स यहाँ पर आ जाएंगी, अपलोड कर देगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो इसके बाद आप चाहे तो कमिट चेंजेस कर दीजिए। तो आपकी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा फोल्डर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के जैसे मैंने फोल्डर बनाया था उसमें आ गए। तो सेम वे में आप लोगों को क्या करना है, गिटहब के ऊपर अपनी रिपोजिटरी को क्रिएट करना है, और कल जब मैं आप लोगों को बताऊंगी, मतलब इसके अंदर लिंक के लिए जैसे आपको लिंक शेयर करना हो तो यहाँ से आप इसका लिंक शेयर कर सकते हो अपनी रिपोजिटरी का। तो आप मुझे AJP का देंगे, फोल्डर का नहीं देंगे, क्योंकि फिर आप कल को कर मान लो यहाँ पे 2, 4, 5 और फोल्डर बनाते हो तो मेरे पास सबका एक्सेस होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे जो रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हो, आप लोग इसी के अंदर जैसे AJP आ रहा है तो मुझे इसका लिंक आप लोग मुझे प्रोवाइड करोगे। ओके, तो आई वांट दिस कोड। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से इस लिंक को कॉपी करना है एंड देन यू विल शेयर इट विद मी। तो यहाँ से आप लोग इसको शेयर कर सकते हो। जैसे कि अभी आज से मैं आपको जो भी फाइल्स बनाऊंगी तो मैं आपको ये रिपोजिटरी दे रही हूँ, इसी में ही मैं आपकी फाइल्स को यहाँ पे शेयर भी कर दूंगी, प्रोग्राम फाइल्स को, जो जो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स पड़ेंगे। ठीक है, तो यू कैन गेट दिस लिंक फ्रॉम हियर आल्सो।
ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोग्राम्स मेरे चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और आपके पास कोई भी प्रोग्राम होगा वो यहाँ जाएगा। ओके कृष्णा कुमार, डेटा ओवर हो गया आपका, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास भी ओवर होने ही वाली है, 2 मिनट रुक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टास्क ये दे देती हूँ आपको, फीडबैक फॉर्म में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो कल तक आप लोग ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब करके आएंगे, जो एक्सरसाइज है वो मैं सारी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ओके, so just let me share the feedback form first with all of you. Please fill in this feedback form and then raise your hands. And जिसका अभी तक raise hand है, lower